चलिए हम करते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जीओसी का। आपको ये दो डायग्राम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या है। एक आपके पास न्यूमन प्रोजेक्शन है और आपके पास सॉहॉर्स प्रोजेक्शन है। को बताना है दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों कंपाउंड को फिशर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर मैं फर्स्ट वाले की फिशर बनाऊँ तो फिशर किससे बनेगी? तो पहले आप इसकी बनाएंगे एक्लिप्स फॉर्म। अगर मैं इसकी एक्लिप्स फॉर्म बनाऊँ और मैं आपसे कहूँ कि मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो पहले इसको मैं रोटेट करता हूँ। अगर तो आप ध्यान से देखना कि अगर इसको रोटेट करता हूँ मैंने इसको एक फॉर्म बना रहा हूँ यहाँ पर। मैंने क्या करा, इसको रोटेट करवाया, तो जब ये आगे वाले काम को तो मैंने फिक्स रखा हुआ है, इसको मैंने फिक्स रखा है, ये एच, ये रखा मैंने डी, ये रखा मैंने बी आर, और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। अब रोटेट कर रहा हूँ मैं इसको दो बार रोटेट कर रहा हूँ ताकि डी के पैरेलल डी आ जाए। ठीक है, अगर डी के पैरेलल डी आ जाएगा ऐसे, ठीक है, तो एच भी दो बार रोटेट होगा, तो एच भी रोटेट होगा तो एच के पैरेलल एच आ जाएगा, और बी आर भी दो बार रोटेट हो जाएगा तो बी आर भी ऐसा आ जाएगा पैरेलल। और इसकी अगर मैं बना दूं फिशर, इसका फिशर बनाओ, कैसे बनाना है? आप फिशर कैसे बनाते हैं? आपने डी ले लिया मान लो यहाँ, तो डी के साथ क्या है? डी है, और आपने यहाँ पर बी आर ले लिया, तो बी आर के पीछे क्या है? बी आर है, और एच के पीछे क्या है? एच है। तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसका फिशर बन गया। अब हम सेकंड वाले का फिशर बना लेते हैं। सेकंड वाले का फिशर बनाओ आप। अब सेकंड वाले का जब हम फिशर बना रहे हैं, आप देखो सेकंड वाले का अगर हम फिशर बनाते हैं तो कैसे बन रहा है? इसको जो मॉलिक्यूल है एज इट इज़, ये मॉलिक्यूल लिया मैंने, इस मॉलिक्यूल को जब मैंने लिया तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने डी के पीछे यहाँ पर एच आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ले लो आप कि भाई ये एच हुआ, ये डी हुआ, ये बी आर हुआ, ऐसे ले लिया मैंने अगला कार्बन। अब डी के पैरेलल क्या है? डी है। डी के पैरेलल क्या है? डी के पैरेलल क्या है? एच है, और बी आर के पैरेलल क्या है? बी आर है, और यहाँ पर डी कहाँ पर आ रहा है? डी टॉप पर आ रहा है। अब अगर दोनों को कंपेयर करना है, तो क्या करना होता है? आपका दोनों सेम दिखने चाहिए टॉप और बॉटम पे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे? स्विचिंग करेंगे। और जब आपको मैंने स्विचिंग करना सिखाया था कि जब स्विचिंग करेंगे हम, तो स्विचिंग हमेशा करेंगे हम इवन, ताकि जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। अगर आप जब इसकी फर्स्ट स्विचिंग करेंगे एच और डी की, और फिर स्विचिंग कर देंगे इसकी बी आर के साथ, तो स्विचिंग करने के बाद आपको क्या दिखेगा? ये स्विचिंग करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा कि यहाँ पर डी आया, यहाँ पर डी आया, यहाँ पर ये बी आर आया, यहाँ पर ये एच आया, ये एच आया और ये बी आर आया, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अब आप इन दोनों में कंपेयर कर पाओगे। आप देखो जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, क्या कह सकते हो कि आप यहाँ से आप कह सकते हो कि इसके अंदर यहाँ से एक प्लेनो सिमेट्री आ रही है। अगर इसे प्लेनो सिमेट्री आ रही है तो कैसा कंपाउंड हो गया? अब इसमें ये कार्य सेंटर तो है, बट प्लेनो सिमेट्री भी आ रही है, तो आप कहेंगे ये कंपाउंड कैसा है? ये मीजो कंपाउंड है। और अगर मीजो कंपाउंड है तो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये कार्य सेंटर है और यहाँ पर पीओएस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इट मीन्स जो मेरा कंपाउंड बी है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो कंपाउंड मेरा ए है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब चेक करेंगे ऑप्शंस को। कह रहा है बोथ ए एंड बी आर ऑप्टिकली एक्टिव। नो, ये तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि ए तो मेरा क्या था? कंपाउंड ए मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा था। ए एंड बी आर आइडेंटिकल तो दोनों है नहीं, आप देख रहे हैं दोनों डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया। ओनली ए इज ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं, ओनली बी इज ऑप्टिकली एक्टिव। हमने देखा था अभी कि बी वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया? ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ कायरल। आपको बताना है इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं जो कायरल हैं। 1 2 3 4 कितने कायरल हैं? तो अब देखो, आपको बताया था मैंने कायरल के लिए। अब फर्स्ट चेक करते हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल। मैं कहता हूँ कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा डी हो गया। कायरल चेक करने के लिए आपको चेक करना है पीओएस, और आपको चेक करना है सीओएस। पीओएस क्या है? प्लेनो सिमेट्री, और सीओएस क्या है? सेंट्रोसिमेट्री। तो आप देखते हैं, अगर मैं फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखूं तो यहाँ से अगर मैं एक प्लेन पास करता हूँ यहाँ से, तो ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में कट जाएगा। आप समझो कि ये ना बॉल है, ऐसे बॉल एटम्स। अगर मैं यहाँ से एक प्लेन पास करता हूँ तो ये ऐसे, तो अपर पार्ट में अब कहते हो कि मान लो ये वाला पार्ट जो है आपको ये एक ये वाली बॉल और ये वाली बॉल सेम मिलेगा, और जो ये वाला बॉल है ऐसे,
ये उसका आइडेंटिकल मिलेगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिकल मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला, इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ, ये वाला आप ऐसे ले लो, ये वाला इसका आइडेंटिकल होगा, और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये ग्रीन वाले का आइडेंटिकल होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि प्लेन पास हो रहा है, तो इसके अंदर पीओएस है, इसके अंदर पीओएस है। अगर पीओएस है, हम पहले पीओएस चेक करेंगे। अगर पीओएस है तो कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एकाइरल है वो, ठीक है। कायरल चेक करना है आपको। अब बी मॉलिक्यूल में देखते हैं। बी मॉलिक्यूल में यहाँ पर पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर CH3 है। अब आप देखो, अगर मैं इसको इस वाले प्लेन से कट करूँ तो क्या आइडेंटिकल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? ये आपको दिख रहा है अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, दोनों में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्लेन पास नहीं हो पाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ से अगर मैं प्लेन पास करूँ तो यहाँ से प्लेन पास नहीं होगा, तो आप कहेंगे इसके अंदर पीओएस नहीं है, ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। पीओएस यहाँ पर नहीं है। अब हम सी में चेक करते हैं। अगर आप सी में देखें, सी में मैं क्या करूँ? अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करूँ तो क्या आइडेंटिकल होंगे? नहीं, अलग होगा, डिस्टेंस का फर्क होगा। और मैं यहाँ से प्लेन पास करूँ तो भी नहीं होगा। तो मतलब इसके अंदर पीओएस नहीं होगी। पीओएस नहीं होगी तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक प्लेन ऐसे पास कर दूँ तो क्या होगा? दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। और अगर दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे तो क्या कहेंगे आप इसके अंदर? कि इसके अंदर पीओएस है। क्लियर है? प्लस आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो इसके अंदर। और आपको मैंने बात बताई थी, अगर साइक्लोब्यूटेन वाले कार्बन होते हैं तो अगर मैं इस तरफ चलूँ ऐसे, सेम मिल रहा है CH3, इधर चलूँ मैं तो भी मिल रहा है सेम CH3 मुझे, ठीक है। तो इसके अंदर कहेंगे कि पीओएस है। मेरा काम तो वैसे पीओएस से चल जाता है कि पीओएस अगर आ रहा है तो आप कहेंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अगर मैं ऐसा पूछूँ कि कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आप कहोगे इसके अंदर कि ऑप्शन बी और जो ऑप्शन सी है, क्योंकि इसके अंदर पीओएस नहीं है, ठीक है। पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है। CH अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ तो CH, यहाँ से चेक करेंगे आप डायगनली, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, तो CH भी इसके अंदर नहीं है। तो मिलने का काम पीओएस चल जाने वाला है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है, जिनके अंदर पीओएस नहीं है और CH भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अनसिमेट्रिकल है तो इसके अंदर पीओएस नहीं है। पीओएस नहीं है तो आप कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? कायरल है। तो ये है दोनों कायरल। नहीं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जब हम पढ़ेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बतानी है आपको। आपके पास ये 3 नाइट्रोजन है, आपको दिख रहा है कि एक नाइट्रोजन नंबर 1 आपके पास ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। आपको अरेंज करना है इनकी बेसिक कैरेक्टर पे। और आप देखो नाइट्रोजन नंबर मैं 2 में देखूँ तो ये लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड है, क्योंकि कहीं पर भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे, तो इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जो लोन पेयर होंगे वो लोन पेयर इस O के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे, तो हम कहेंगे डीलोकलाइज होंगे। और जो इस वाले N के पास है, यहाँ तो दोनों ही साइड क्या आ रहा है? पाई बॉन्ड आ रहा है, तो और ज़्यादा होंगे ये डीलोकलाइज्ड, ठीक है। तो ज़्यादा जहाँ पर होगा ज़्यादा डीकोलाइजेशन, मतलब कि वहाँ पर बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो आप कहेंगे तो थर्ड का जो बेसिक कैरेक्टर है वो सबसे कम है, और सेकंड का जो बेसिक कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा है, और बीच में कहा जाएगा 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको चेक करना है डीलोकलाइज्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो क्लास में आपको मैंने एक बात बताई थी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। तो
तो न्यूक्लियोफिलिटी जो होती है वो होती है डिक्रीज। कैसे? अब देखो, मान लो आपके पास कोई मोल्टरनेटिव एलिमेंट है, तो जो मोल्टरनेटिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा, तो डोनेट नहीं करेगा। तो आप कहेंगे न्यूक्लियोफिलिटी होती है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? डोनर एटम की, ऑफ डोनर एटम। तो अगर मैं फर्स्ट केस लेके चलूँ, आप देखोगे कि कार्बन लेस नेगेटिव है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन लेस ऑक्सीजन से, और फिर F, तो ये करेक्ट हो गया मेरा। अगर मैं अगला ऑप्शन चेक करता हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी टेंडेंसी कम होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पर एक तो इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, और यहाँ पर आप देखो उन्होंने रिवर्स कर दिया, कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपको ये 1 2 3 आपको दे रखे हैं, मार्क करे हुए हमने। आपको बताना है इसके अंदर कि कौन सा मोर एसिडिक है, अरेंज करना है आपको एसिडिक कैरेक्टर पे। अब हम समझना है यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर आप कहते हो कि यहाँ से ये वाला H रिमूव होगा, यहाँ से ये वाला H रिमूव होगा, और यहाँ से एक H रिमूव होगा। अगर मैं फर्स्ट वाले H को देखूँ तो आप कहेंगे यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये क्या दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। ध्यान रखना, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस का चार्ज आता है तो वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है। इसको ब्रॉन्ड लिख लो आप लोग, इफ नेगेटिव चार्ज ऑन सॉरी पॉजिटिव चार्ज, इफ पॉजिटिव चार्ज ऑन more electronegative atom, it will show, it will show या act लिख सकते हो आप, it will show strong minus I effect। अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है तो वो स्ट्रांगली माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर NH3 स्ट्रांगली माइनस आई इफेक्ट शो करेगा पूरा एज ए मॉलिक्यूल NH3 पॉजिटिव। इसका मतलब ए वाला जो होगा, मतलब फर्स्ट वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक तो हो गया आपका फर्स्ट। अब आप क्या करो, अब सेकंड में और थर्ड में कंपेयर करना है आपको। अब सेकंड में और थर्ड में क्या करो, आप H को रिमूव कर दो, ठीक है, आपने H को रिमूव करा। अब यहाँ से अगर मैं दोनों में कंपेयर करूँ तो यहाँ से आपको पता है कि COO माइनस को मैं अगर चेक करूँ और मैं यहाँ पर NH3 को चेक करूँ तो NH3 का जो बेसिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो रेजोनेंस आ जाएगा। यहाँ पर अगर इसको आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ये O नेगेटिव आ रहा है और ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो मतलब ये कम बेसिक होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? कम बेसिक होगा और ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। तो अगर हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक कंजुगेट बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस है वीक कंजुगेट एसिड, तो ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो क्या बनेगा, वीक बनेगा। और ये वीक बेस है तो इसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो थर्ड में और सेकंड में आप बताओ कौन सा मोर एसिडिक होगा, तो आप कहेंगे थर्ड वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाएगा सेकंड वाला। क्लियर है? फर्स्ट को मैंने किया कैसे, नेगेटिव इफेक्ट से किया, और सेकंड को और थर्ड को मैंने किससे किया, उनके कंजुगेट बेस बना के किया। जिसका बेस स्ट्रॉन्गर आएगा उसका कंजुगेट एसिड जो होगा वो वीक होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 17। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 में हमारे पास क्या है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स मे हैव दिस नेचुरल अकरिंग कंपाउंड। नेचुरल अकरिंग जो कंपाउंड है इसमें कितने बनेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर क्या करना है आपने, एक तो ढूंढना है आपने वो एल्कीन जहाँ से मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिल जाए, और आप ढूंढना है वो कार्य सेंटर जहाँ से मुझे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मिल जाए। तो आपने क्या करना है, ढूंढते हैं फर्स्ट आपको क्या ये जो है ये कार्य सेंटर हो गया भाई, इस अटैचमेंट अलग है, एक इसके पास क्या आ जाएगा, एक अच्छा जाएगा, तो ये कार्य सेंटर हो गया। इन द सेम वे ये भी क्या हो जाएगा, एक कायरल सेंटर हो जाएगा। तो आपके पास हो गए दो कार्य सेंटर। यहाँ एक और चेक करते हैं, ये आपको एक और मिल जाएगा कार्य सेंटर, यहाँ पर अटैचमेंट अलग है, यहाँ अटैचमेंट अलग है, और यहाँ मिल जाएगा आपको एक H। ऐसे ये भी क्या है, एक कायरल सेंटर है, यहाँ आपको मिल जाएगा ये H। तो चार तो मेरी ये हो गई कायरल सेंटर, ठीक है। एक मुझे इसे चेक करते हैं आप, तो ये एल्कीन पूरा काम कर रहा है एक सेंटर का,
ठीक है। जो एल्कीन है, ये एल्कीन में अगर आप चेक करें भाई H, एक H आएगा, एक H आएगा, एक अलग ग्रुप है, एक अलग ग्रुप है। तो ये पूरा एल्कीन जो है, वो पूरा जो एल्कीन है ये काम करेगा जहाँ पर स्टीरियो सेंटर का। यहाँ पर बात करते हैं इस एल्कीन में से चेक करेंगे अगर आप, तो ये भी क्या बन जाएगा, इधर अलग ग्रुप आ रहा है, एक H आता है इसके पास एक H आता है, और इधर डिफरेंट ग्रुप आता है। तो ये भी क्या होगा, स्टीरियो सेंटर ये भी हो जाएगा मेरा। तो अगर आप चेक करते हैं इसमें कितने सेंटर आ रहे हैं हमारे आ रहे 4 यहाँ पर आ रहे थे और 2 यहाँ पर आ रहे हैं, तो 6 आ रहे हैं। तो आपने पढ़ा था नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आप अगर निकालते हैं तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो जितने भी आपको सेंटर मिल रहे हैं तो 2 की पावर हो जाएगा स्टार, मतलब कि n, और n कितना आ रहा है हमारा, n यहाँ पर हमारा आ रहा था 4 रिंग के अंदर और 2 ये, तो 2⁻6। तो 2⁻6 का मतलब हो जाता है 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 32 और आपका हो जाएगा 64। तो आंसर आपका हो जाएगा 64। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे जो आते हैं वो आते हैं इंटीजर्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सम ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन द गिवन कंपाउंड, आपको 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें कितने स्टीरियो आइसोमरिज्म होंगे। स्टीरियो में दोनों काउंट करने हैं आपको, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों काउंट करने हैं, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट वाला ड्रॉ करता हूँ। आपको बताया था मैंने, जब हम जीआई की बात करते हैं साइक्लोएल्केन में, तो किसी भी अगर साइक्लोएल्केन में 2 अटैचमेंट होती हैं, ठीक है, और वो दोनों अटैचमेंट सेम कार्बन पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो हमेशा को बताया था मैंने, वो शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर मैं इसको ऐसे ना बनाऊँ, आप कहें कि आप इसको ऐसे बनाते चलो, इसको हम ऐसे बना देते हैं, एक Cl होगा, एक H होगा, एक Cl होगा, एक H होगा, तो एक बन जाएगा सिस, और इसका एक और बना सकते हैं आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग, इसको चेंज कर दो, ये Cl हो गया, ये H हो गया, ये Cl हो गया, ये H हो गया, तो एक बनेगा ट्रांस। उसको 2 ही पॉसिबिलिटी हैं और कोई भी पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, सिस और ट्रांस। तो आप कहेंगे कि इस केस में जो GI शो कर रहा है वो शो कर रहा है 2। अब ऐसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्टिकल की। अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं यहाँ से एक प्लेन पास कर दूँ, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव तो यहाँ पर है ही नहीं, सिंपल आपको शो करना है कि सिर्फ 2 GIs के अंदर बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं है। अगर आप यहाँ से देखें, अगर मैं चेक करता हूँ इसका सेंटर सिमेट्री चेक कर लेता हूँ मैं, देखो ऐसे, तो इधर चलेंगे आप तो सेम चीज़ है, इधर चलेंगे आप सेम चीज़ है, ये चलेंगे आप सेम चीज़ है, इधर चलेंगे आप सेम चीज़ आ रही है, तो इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो वैसे भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्टिकली ये इनएक्टिव है, तो इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेंगे। क्लियर है। अब सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले को अगर मैं चेक करूँ, मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों, अभी आप देखेंगे अगर मैं यहाँ से इन दोनों को ऐसे रखूँ, दोनों को मैं यहाँ पर वेज पे रख देता हूँ, चलो ऐसे रख दिया मैंने, डैश पे, सॉरी ऐसे रख देता हूँ मैं दोनों को डैश पे। अब दोनों को डैश पे रखें या दोनों को वेज पे रखें, ठीक है, तो उसमें एक ही बनेगा। और अब उसमें अगर दोनों को डैश पे रखते हो तो दोनों, अगर आप प्लेन पास करते हो तो आप बोलोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर आपने एक डैश पे रखा है, एक वेज पे रखा हुआ है, ये आपके दोनों सेम साइड पे बन रहे हैं, अपर साइड पे बन रहे हैं, तो आप कह रहे हो 6 बन रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे रख देते हैं, ऐसे, एक आपने ऐसे रख दिया वेज पर और अगर रख दिया डैश पर, तो ये आपका ट्रांस बन गया, ठीक है, एक 6 बन गया, एक ट्रांस बन गया। लेकिन जब ये ऐसे है तो इसमें अब प्लेन सिमेट्री नहीं आएगी, इसमें सेंटर सिमेट्री भी नहीं आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। पसंद में आ रही है, तो यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? दोनों ही आपको समझ में आ रही है। तो इसके जो बनेंगे, इसके आप बोलेंगे कि इसके तो अगर ये ऐसा बन रहा है, दोनों वेज पे होंगे, दोनों डैश पर होंगे, तो दो GI बन जाएंगे, 2 GI बन जाएंगे, ठीक है। और एक जो ये बनाया मैंने सिसो ट्रांस, इनमें से एक जो है सिसो ट्रांस तो मैंने बना ही दिया, तो GI हो गए, और उनमें से एक जो होगा वो शो करेगा OI, तो एक OI। अब इसको आप 2 काउंट मत करना, ये एक तो वहीं काउंट हो गया ना, ये GI में काउंट हो गया, उसको 2 काउंट नहीं करना, उसको एक सिंगल काउंट करना है। तो 2 और 1 3, तो बोलेंगे टोटल कितने हो गए, ये 3 हो गए। टोटल इसके कितने हो गए, 3 इसके SI हो गए, स्टीरियो इसके 3 हो गए। OI को 2 बार काउंट नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है ये वाले बात। अब उसने कहा है कि A + B कितना है, तो A में कितना आ रहा था मेरा 2 आ रहा था, और A में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो आप कहेंगे जो A + B है, जो A + B का सम हो गया 2 + 3 = 5। तो ये क्वेश्चन मेरे किस में आता है, ये भी क्वेश्चन मेरा इंटीजर में आता है, ध्यान आपको रखना है, ठीक है।
लास्ट देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 20। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताने हैं आपको। एक मॉलिक्यूल आपके पास है C4H8O, इसमें कितने बनेंगे और आपको स्टीरियो और स्ट्रक्चरल दोनों काउंट करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये साइक्लिक ईथर है। तो मैं फर्स्ट जो स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं फर्स्ट कर रहा हूँ स्टार्ट यहाँ पर कि मेरे पास जो 5 मेंबर की रिंग होगी, 5 मेंबर की रिंग में क्या पॉसिबल होता है कि आप ऐसे एक आइसोमर बना सकते हो फर्स्ट, और कोई भी आइसोमर के अंदर पॉसिबल नहीं है 5 मेंबर में। ये 4 तो कार्बन हो गए आपके पास, ये 4 कार्बन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और कोई आइसोमर की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो एक तो बन जाएगा आपका 5 मेंबर का रिंग। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 4 मेंबर की रिंग पर। यहाँ पर हम फर्स्ट बनाते हैं। फर्स्ट मैं बना रहा हूँ ये कि हमने एक ऐसे 4 मेंबर की रिंग बना दी। आपने देखा था कि 4 कार्बन थे, तो 3 कार्बन तो मेरे यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए और एक कार्बन बचेगा। तो मैंने कहा कि वो CH3 यहाँ पर ले लो आप फर्स्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर CH3 लेते हैं तो आप कहेंगे ये जो बन रहा है ये एक कार्य सेंटर बन रहा है, और अगर कार्य सेंटर बनेगा तो इसके 2 आइसोमर बन जाएंगे, एक R और एक S बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ड्रॉ करूँ इसको, कुछ ऐसे बन जाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं इसको, एक आप इसको ऐसे डैश पे रख सकते हो, मतलब वेज पे रख सकते हो, और एक आप इसको ऐसे वेज पे रख सकते हो ऐसे। तो इसमें से एक R होगा और एक S होगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि ये S है तो आप कहेंगे कि ये R है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 बन जाएंगे मेरे, ये क्लियर। अब यहाँ पर CH3 मैं एक और ट्राई करता हूँ यहाँ पर कि इस CH3 को अगर मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ ऐसे, कि इस CH3 को मैंने यहाँ ना रख के CH3 को मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप कहेंगे अब जो ये है, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी दोनों तरफ अटैचमेंट जो आ रही है ये सेम आ रही हैं। तो अब आप कहेंगे कि अब जो ये है, अब ये कार्य सेंटर नहीं है, तो उसको हम एक ही काउंट करेंगे कि इसमें और कोई आइसोमर नहीं बनेंगे। तो आपने देखा कि 5 मेंबर रिंग में एक बन रहा था, और 4 मेंबर की रिंग में मैं काउंट करता हूँ तो मेरा ये आप ऐसे काउंट कर लो कि ये मेरा 1 हुआ, ये मेरा 2 हुआ, ये मेरा 3 हुआ, और ये मेरा 4 हुआ। अब हम मूव करते हैं 3 मेंबर की रिंग में मूव करते हैं। 3 मेंबर की रिंग में मूव करते हैं तो पहला जो मैं कंपाउंड बनाऊंगा मैं बनाता हूँ ये, मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे 3 मेंबर की रिंग हो गई, और मेरे पास 4 कार्बन थे, तो 2 कार्बन तो मेरे पास ये हो गए, और 2 कार्बन मेरे बचे हुए हैं, तो 1 और 2 ऐसे 2 कार्बन हो गए मेरे पास। तो ये हो गया मेरा CH3। अब ऐसा करने से क्या मिलेगा? ऐसा करने से आपको यहाँ पे ये कायरल सेंटर मिल जाएगा। अगर कायरल सेंटर मिल जाएगा तो आप कहेंगे इसके 2 बन रहे हैं, जैसे हमने ऊपर 2 बनाए थे तो इसके भी 2 बन जाएंगे, एक R वाला ले लेंगे आप और एक इसका S वाला ले लेंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कितने काउंट हो गए? 5 भी यहीं पर हो गया और छठा भी यहीं पर हो गया, 6 हो गए यहाँ पर हमारे। इतना क्लियर है? अब आगे देखते हैं। इसमें एक पॉसिबिलिटी और आती है। क्या पॉसिबिलिटी आती है कि यहाँ पर अगर मैं इन 2 CH3 को, जो मैंने यहाँ CH3 ऐड करे थे, दोनों मैंने एक में ऐड कर दिया अभी। अगर मैं इसको यहाँ ऐड कर दूँ, एक CH3 यहाँ ऐड कर दूँ और एक CH3 में यहाँ पर ऐड कर दूँ, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। अब उस केस में क्या होगा? उस केस में ये दोनों ही क्या बन जाएंगे? ये भी बन जाएगा कार्य सेंटर और ये भी बन जाएगा कार्य सेंटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब जब कार्य सेंटर बन जाएगा और तो क्या हो जाएगा? अगर आप एक को फिक्स रखते हो और अब एक को चेंज करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ा हुआ था कि अगर सिमेट्रिकल आपको दिखता है मॉलिक्यूल, ठीक है, तो उसमें 3 आइसोमर बनते हैं। तो अगर ऐसा आइसोमर होगा तो उसमें आपके 3 बनेंगे। अगर आप दिखना चाहते हैं बनते कैसे हैं तो कैसे बनाएंगे? आप रखो, मान लो आप इसको ऐसे रख दो, ऐसे, ये ऐसे रख दिया मैंने यहाँ पर। तो आप क्या करो, इन दोनों को आप ऐसे, दोनों को या तो वेज पे रख दो, या तो आप दोनों को ऐसे, दोनों को मैंने वेज पर रख दिया। ठीक है, दोनों को आप वेज पर रख दो तो एक काउंट हो जाएगा ये। अब क्या करो, एक को इसको वेज पर रखो, इसको डैश पे रखो, ठीक है, और इसको डैश पे रखो, इसको वेज पे रखो। अब ऐसे रखेंगे तो 3 बनेंगे आपके, 3 बन जाएंगे ऐसे आपके ये। उसमें होगा क्या? मान लो आपका, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर R आ रहा है, यहाँ पर S आ रहा है। सेकंड हमने बनाया यहाँ पर एक बना लेंगे। सेकंड यहाँ पर हम ऐसे, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ऐसे बन जाए, तो यहाँ पर भी R और इसको चेंज कर दिया आपने, तो S था, इसको सेम रखा आपने, तो ये तो R का R ही था, इसको हमने चेंज कर दिया तो ये भी अब R बन गया। तो R हो सकता है, R हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी और क्या बन सकती है कि आप इसको ऐसे रख दें, इसको आप ऐसे रहने दें,
ठीक है, तो ये S हो गया और इसको आपने रिवर्स कर दिया, तो ये इसको आपने रिवर्स करा तो ये R का क्या बन जाएगा, ये R का S बन जाएगा। तो इसके बनेंगे 3, तो हमारे कितने हो गए, 6 यहाँ पर हो गए थे हमारे, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया और 9 ये हो गया। ठीक है, ये तीनों जो मैंने बनाए हैं वो मैंने इसी से बनाए हैं। अब एक पॉसिबिलिटी और भी है इसके अंदर, क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी और भी है कि मैं दोनों CS3 अगर ऐसे लगा दूं, ऐसे लगा दूं, ठीक है, तो अब लेकिन इस केस में ये कार सेंटर नहीं होगा, ये कार सेंटर नहीं होगा, नॉट अ कार सेंटर, बट इसे आप एक आइसोमर में काउंट करेंगे और मेरा क्या हो जाएगा, वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो जाएगा। तो आप काउंट करेंगे 9 हमारे यहाँ पर हो गए थे और एक हमारे यहाँ काउंट कर दिया हमने, टोटल हमारे हो गए ये 10। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, हमेशा आप मैक्सिमम स्टार्ट करेंगे। मैं पहले 5 मेंबर मैंने करा, फिर 4 मेंबर मैंने पॉसिबिलिटी चेक करी और फिर मैंने 3 मेंबर से मैंने पॉसिबिलिटी चेक करी है सारी, और फिर मैंने काउंट करे हैं, आपको ड्रॉ ही करने पड़ेंगे, इसमें आपको कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आपको याद होगा मैंने अभी लास्ट 2 डेज पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जहाँ पर मैंने कराए थे 10 क्वेश्चन आपको मैंने कराए थे, और कल मैंने एक ही शॉर्ट डाला था 11th क्वेश्चन का, जहाँ आपको मैंने सिखाया था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर। और एक क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 12th भी बताया था कि ये भी मैंने शॉर्ट डाला है, आज भी मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। तो जो 12th वाले क्वेश्चन में बता रखा था मैंने आपको कि अगर NH2 ग्रुप में ऑर्थो पोजीशन पर कुछ आता है तो उसकी वजह से बेसिक करेक्टर क्या होती है, डिक्रीज, जिसको हमने पढ़ा था कि ऑर्थो इफेक्ट में हमने पढ़ा था। अगर CH ग्रुप में कुछ आता है CS3 ग्रुप में तो SD करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हुई, बिकॉज ये मोर SD का है, इसमें ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो मोर SD का है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस केस में बताया था मैंने आपको SIR लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स होते हैं तो ये मोर बेसिक बन जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और अगर हम लास्ट में चेक करते हैं यहाँ पर CS3 ग्रुप, तो यहाँ पर SIR होने की वजह से रेजोनेंस नहीं होगा, तो जब रेजोनेंस नहीं होगा तो बॉन्ड फिल्टर तो होगा ही ना, जो बॉन्ड था एग्जैक्टली बॉन्ड वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो पाएगा ना। रेजोनेंस क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर SIR इफेक्ट लग रहा है। उसके बाद 13 से आपको मैंने सारे क्वेश्चन स्टार्ट करवाई दिए थे। तो इस तरीके से हमारे ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने GOC के, और सारे अच्छे क्वेश्चन हैं वो हमने रेडी अपने कर लिए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।